Good morning class. Welcome in social science class. Dear students, today in our social science class we are going to start a new chapter from our book Social and Political Life, chapter number 8, A Shirt in the Market. So dear students, let's start our lesson. This chapter tells us the story of a shirt. It begins with the production of cotton and ends with the sale of the shirt. We shall see that a chain of market links the producer of the cotton to the buyer of the shirt in the supermarket. So dear students, ये स्टोरी जो है वो एक शर्ट के बारे में है कि कैसे कॉटन बोल से शर्ट बनती है और शर्ट बनने के बीच उसका क्या क्या प्रोसेस चलती है और उसके बाद कौन सी मार्केट जो है आपस में लिंक्ड है, उन सब के बारे में इस चैप्टर के अंदर बताया गया है. लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. A cotton farmer in Kurnool, Swapna, a small farmer in Kurnool in Andhra Pradesh, grows cotton on her small piece of land. The bolls of the cotton plants are ripe and some have already burst. So Swapna is busy picking cotton. The bolls which carry the cotton in them do not burst open at all at once. So it takes several days to harvest the cotton. जो स्वप्ना है वो कुरनूल में रहती है जो कि आंध्र प्रदेश में है और वो अपने फार्म से, अपने खेत से कॉटन की जो बोल्स हैं प्लांट से उनको पिक कर रही है क्योंकि वो राइप हो चुके हैं, पक चुके हैं. पर जो कॉटन की बोल्स होती है बच्चों, वो एक साथ राइप नहीं होती. कुछ बोल्स जो है प्लांट की वो पहले पक जाती हैं, कुछ बाद में पकती हैं. जैसे एक पेड़ के सारे फ्रूट्स एक साथ नहीं पकते, कुछ पहले कुछ बाद में, तो ये भी वैसे ही होता है. सो वो बिजी है, कॉटन की बॉल जो बस्ट हो चुकी है, जिनसे कॉटन बाहर आ चुकी है, उनको पिक करने में बिजी है. अब उसके बाद वो क्या करती है, वंस द कॉटन इज कलेक्टेड, इंस्टीड ऑफ सेलिंग इट एट कुरनूल कॉटन मार्केट, स्वप्ना एंड हर हस्बैंड टेक द हार्वेस्ट टू द लोकल ट्रेडर. अब यहाँ पर स्वप्ना ने जैसे ही वो सारी कलेक्ट कर ली कॉटन, उसके बाद वो अपनी लोकल मार्केट में जाने की बजाय ट्रेडर के पास जाती है अपने हस्बैंड के साथ एट द बिगनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन. और ये इसका क्या रीजन है कि वो ट्रेडर के पास, व्यापारी के पास जाती है, क्योंकि कॉटन को ग्रो करने से पहले सीड्स और पेस्टिसाइड खरीदने के लिए कॉटन ने ट्रेडर से पैसे लिए थे और ट्रेडर्स ने वहां पर एक कंडीशन उस पर लगाई थी. अब देखते हैं कि वो क्या कंडीशन थी. स्वप्ना हैड बोरोड 2500 फ्रॉम द ट्रेडर एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट टू बाय सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स फॉर कल्टीवेशन. सो स्वप्ना ने फसल को ग्रो करने से पहले 2500 रुपए जो है वो ट्रेडर से हाई इंटरेस्ट रेट पर लिए थे, ब्याज पर लिए थे, सीड्स खरीदने के लिए, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर को खरीदने के लिए. इसके साथ साथ एट द सेम टाइम द लोकल ट्रेडर मेड स्वप्ना एग्री टू वन अनदर कंडीशन. ही मेड हर प्रॉमिस टू सेल ऑल हर कॉटन टू हिम. इसके साथ साथ ट्रेडर ने उससे प्रॉमिस लिया था, एक कंडीशन रखी थी कि मैं तुम्हें ब्याज पर पैसे तब दूंगा जब तुम्हारी कॉटन की फसल राइप हो जाएगी, पक जाएगी, तो तुम सारी कॉटन की फसल जो है वो मेरे पास लेकर आओगी बेचने के लिए. कल्टीवेशन of the cotton requires high level of input such as fertilizers and pesticides, and the farmers have to incur heavy expenses on account of these. कॉटन की जो फसल है वो ऐसे ही आसानी से नहीं ग्रो करती, उसके लिए अच्छा खासा इनपुट चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, तो इसमें एक्सपेंस ज्यादा होता है, खर्चा ज्यादा होता है. और इसी चीज को पूरा करने के लिए इंटरेस्ट रेट पर, ब्याज पर स्वप्ना ने पैसे लिए थे. मोस्ट ऑफन द स्मॉल फार्मर नीड टू बोरो मनी टू मीट दीज एक्सपेंसेस. और ये सिर्फ स्वप्ना की ही बात नहीं है, जो भी छोटे फार्मर्स होते हैं उनके पास इतने सारे पैसे पहले नहीं होते, तो उन्हें अक्सर जो है ऑफनली ट्रेडर से ब्याज पर पैसे लेने पड़ते हैं. एट द ट्रेडर्स यार्ड, टू ऑफ हिज मैन वे द बैग्स ऑफ कॉटन एट ए प्राइस ऑफ ₹1500 पर क्विंटल. The cotton fetches 6,000. The trader deduct the 3,000 for repayment of loan and interest and pays Swapna 3,000. अब यहाँ पर बताया गया है कि जब स्वप्ना वहां पहुंची तो वहां पर 2 वर्कर जो थे उस ट्रेडर के, वो बैग्स, जो कॉटन बैग्स आए थे उनके वेट को, उनका वेट कर रहे थे, मतलब उनको तोल रहे थे वहां पर. सो यहाँ पर वो जो पैसे थे वो पर क्विंटल 1500 रुपीज हैं. सो स्वप्ना जो कॉटन लेकर आई थी उसके टोटल रुपीज बन गए 6,000.
6,000 में से ट्रेडर ने 3,000 रुपीज जो उसने ब्याज पर दिए थे प्लस उनका जो इंटरेस्ट था, उनका जो ब्याज लगा, उसके लिए 3,000 उसने कट कर लिए और बाकी के 3,000 जो है वो स्वप्ना को दे दिए। यहाँ पर स्वप्ना जो है वो 3,000 रुपीज लेकर कहती है कि बस 3,000। ट्रेडर यहाँ पर कहता है स्वप्ना को, कॉटन इज सेलिंग चीप, देयर इज अ लॉट ऑफ कॉटन इन द मार्केट, कि कॉटन का जो रेट चल रहा है, मार्केट रेट, वो कम ही चल रहा है क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कॉटन है। स्वप्ना कहती है, आई हैव टॉल्ड सो हार्ड फॉर 4 months टू ग्रो दिस कॉटन, यू कैन सी हाउ फाइन एंड क्लीन द कॉटन इज दिस टाइम, आई हैड होप टू गेट अ मच बेटर प्राइस। यहाँ पर स्वप्ना कहती है कि मैंने 4 महीने बहुत कड़ी मेहनत के बाद ये सुंदर कॉटन ग्रो की है और देखो इस बार कितनी साफ और सुंदर कॉटन मैं लेकर आई हूँ क्या, और मुझे उम्मीद थी कि इस बार मुझे प्राइस ज्यादा मिलेंगे एटलीस्ट। यहाँ पर फिर ट्रेडर कहता है कि अम्मा, आई एम गिविंग यू ए गुड प्राइस, अदर ट्रेडर्स आर नॉट इवन पेइंग दिस मच, यू कैन चेक एट द कुरनूल मार्केट इफ यू डू नॉट बिलीव मी। यहाँ पर ट्रेडर कहता है कि अम्मा, आपको अगर मुझ पर विश्वास नहीं होता है तो आप मार्केट में जाकर रेट पता कर सकती हैं कि ट्रेडर इतना भी नहीं दे रहे हैं, इससे भी कम पैसे दे रहे हैं। स्वप्ना कहती है, डोंट बी एंग्री, how can I doubt you? I had only hoped that we could earn enough from the cotton crop at last us a few months. So यहाँ पर स्वप्ना कहती है कि ट्रेडर आप गुस्सा मत हो, क्योंकि स्वप्ना उसको गुस्सा नहीं दिला सकती क्योंकि अगली बार जब उसे फसल ग्रो करनी है तो उससे पहले उसे फिर से ब्याज पर पैसे चाहिए। सो वो ट्रेडर को नाराज नहीं कर सकती। सो यहाँ पर वो कहती है कि आप गुस्सा मत हो और मैं आप पे शक नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस ये उम्मीद कर रही थी कि इस बार कॉटन से जो कमाई हमारी होगी एटलीस्ट वो इतनी हो जाएगी कि हमारे कुछ महीने आराम से निकल जाएंगे। दो स्वप्ना नोज दैट कॉटन विल सेल फॉर एटलीस्ट 1,800 पर क्विंटल। वो कहती है कि 1,500 रुपए पर क्विंटल गई है, मुझे उम्मीद थी कि अब की बार 1,800 रुपए पर क्विंटल ये जाएगी। She does not argue further. The trader is a powerful man in the village and the farmer have to depend on him for loan, not only for the cultivation but also to meet other exigencies such as illness, children's school fees. Also there are times in the year when there is no work and no income for the farmers. So borrowing money is the only means of survival. So स्वप्ना जो है आगे फर्दर डिस्कशन कैरी ऑन नहीं रखती है क्योंकि उन्हें अगली कल्टीवेशन के लिए तो पैसे चाहिए ही चाहिए। इसके साथ साथ जो दूसरी ज़रूरतें होती हैं जैसे कभी कोई बीमार पड़ गया या फिर बच्चों की स्कूल की फीस है, और फार्मिंग में कुछ मंथ्स ऐसे भी होते हैं जब कोई भी काम नहीं होता है, सो वो फ्री टाइम में कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, तो ऐसे टाइम में पैसों की बहुत ज़रूरत होती है और उस टाइम में ट्रेडर ही उनकी हेल्प करते हैं। स्वप्ना अर्निंग फ्रॉम कॉटन कल्टीवेशन इज बेयरली मोर देन व्हाट शी माइट हैव अर्नड अ वेज लेबर। और यहाँ पर बताया गया है कि स्वप्ना की जो कमाई हुई है कॉटन फार्मिंग से वो इतनी ही हुई है जैसे एक दिन जो मजदूरी करने वाला मजदूर की कमाई होती है, लगभग बस उतनी ही उसकी कमाई हुई है। तो प्यारे बच्चों, अपने नेक्स्ट टॉपिक क्लॉथ मार्केट ऑफ रोड पर जाने से पहले हमें देखना है कि कॉटन बॉल्स जो फार्मर ग्रो करता है वो यान बनने तक का अपना सफर कैसे तय करती है, आइए देखते हैं। फार्मर्स जो है वो कॉटन बॉल्स को ग्रो करता है, उसके बाद वो ट्रेडर्स पर पहुंचती है। ट्रेडर्स जो है उनको अपने पास की जो भी उसकी कॉटन मार्केट होती है वहां पर व्यापारियों को बेच देता है। उसके बाद गिनिंग मिल्स बाय द कॉटन्स, जो मिल्स हैं वो गिनिंग मिल्स क्या करती हैं, कॉटन्स खरीद लेती है और उसके बाद गिनिंग मिल्स रिमूव द सीड्स एंड प्रेसेस द कॉटन इनटू बेल्स। अब गिनिंग मिल्स क्या करती हैं, कॉटन जो परचेज करी है उसमें जो सीड है या एक्स्ट्रा उसकी जो भी डर्ट है उसको रिमूव कर देती हैं और उसको प्रेस कर देती है और उसको बेल्स बना देती है, मतलब उसको प्रेस करके गट्ठर उसको बना देते हैं, एक पूरा स्टोर करके उसका पाइल बना दिया जाता है। स्पिनिंग मिल्स बाय द बेल्स, और अब उसके बाद गिनिंग मिल्स के बाद स्पिनिंग मिल्स उनको खरीद लेती हैं। और स्पिनिंग मिल्स कौन सी होती हैं, स्पिनिंग मिल्स स्पिन द कॉटन इनटू यार्न, जो कॉटन से स्पिन करके यार्न बना देती हैं। सो स्पिनिंग मिल का काम क्या है, धागा बनाना, सो वो कॉटन से धागे को बना देते हैं। स्पिनिंग मिल्स सेल्स द यार्न
टू यार्न डीलर्स, और उसके बाद स्पिनिंग मिल जो होती है वो यार्न डीलर को यार्न बेच देती है। उसके बाद यार्न डीलर जो है वो गारमेंट बनाने वाली फैक्ट्री को अपने सारे थ्रेड दे देता है। गारमेंट फैक्ट्री जो है उससे कपड़ा बनाती है, कपड़ा फिर मार्केट में सेल होने के लिए आ जाता है। तो कुल मिला के ये साइकिल जो है इस तरीके से काम करती है। फार्मर टू गिनिंग मिल्स टू स्पिनिंग मिल्स, स्पिनिंग मिल टू यार्न डीलर टू गारमेंट्स एंड गारमेंट्स टू मार्केट। सो इस तरीके से ये प्रोसेस काम करती है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, क्लॉथ मार्केट ऑफ इरोड। इरोड्स बाई वीकली क्लॉथ मार्केट इन तमिलनाडु इज वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लॉथ मार्केट इन द वर्ल्ड। बाई वीकली का मतलब है वीक में 2 बार लगने वाली मार्केट है। ये तमिलनाडु में एक शहर है और ये विश्व के कपड़ा मार्केट होती है उन बड़ी मार्केट में से ये एक मार्केट है। A large variety of cloth is sold in this market. Cloth that is made by weavers in the village around is also brought here for sale. So यहाँ पर जो कपड़ा बेचने के लिए आते हैं वो जो गांव के आसपास के बुनकर होते हैं, जो कपड़े की बुनाई करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट यहाँ पर बेचने के लिए लेकर आते हैं। Around the market are offices of the cloth merchant who buy this cloth. और इस मार्केट के आसपास ही व्यापारियों के अपने ऑफिस हैं, जो कपड़े व्यापारी होते हैं उनके ऑफिसेज हैं, वो इस मार्केट से कपड़े को परचेज कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। अदर ट्रेडर्स फ्रॉम मैनी साउथ इंडियन टाउन्स ऑल्सो कम एंड परचेज क्लॉथ इन दिस मार्केट। और आसपास या दूसरे शहरों के भी जो साउथ इंडिया के जो शहर हैं वहां से व्यापारी यहाँ पर आते हैं और कपड़ा खरीद कर लेकर जाते हैं। ऑन मार्केट डेज यू वुड ऑल्सो फाइंड वीवर्स bringing cloth that has been made on order from the merchant. These merchants supply cloth on order to garment manufacturers and exporters around the country. इसके साथ साथ आप देखेंगे इरोड की जो मार्केट है वहां पर जो बुनकर हैं वो ऐसे कपड़े भी लेकर आते हैं जो ऑर्डर पे बनाए जाते हैं, मतलब पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है जिनकी मर्चेंट्स आते हैं, उनको बताते हैं कि हमें इस तरीके के कपड़े चाहिए, ऐसे चाहिए, इतना ऑर्डर चाहिए। इस तरीके के स्पेशल ऑर्डर्स भी वहां पर बन के आते हैं और फिर ये मर्चेंट जो है उनको खरीद लेते हैं और उसको बाद में मैन्युफैक्चरर्स को और एक्सपोर्टर्स को बेच देते हैं, देश के दूसरे हिस्सों में इसको पहुंचा देते हैं। दे परचेज द यार्न एंड गिव इंस्ट्रक्शंस टू द वीवर्स अबाउट द काइंड ऑफ क्लॉथ दैट इज टू बी मेड। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल वी कैन सी हाउ दिस इज डन। इसके साथ साथ ये जो हैं ये जो मर्चेंट्स हैं वो धागे खरीदते हैं, यार्न धागा थ्रेड उसको खरीदते हैं और इंस्ट्रक्शंस देते हैं वीवर्स को, उसे देते हुए कि हमें इस तरीके का कपड़ा चाहिए और इतना सारा कपड़ा चाहिए। वो पर्टिकुलर बुनकर जो होते हैं वीवर्स उनको पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस देते हैं और अपना सामान बनवाते हैं। अब ये कैसे होता है वो हम अगली पिक्चर्स को देखते हुए उस स्टोरी को समझेंगे। सो हमारा जो नेक्स्ट पेज है वो यहाँ पर कुछ इमेजेस दी गई हैं और इनको हम पढ़ेंगे कि इन इमेजेस के बारे में क्या बताया हुआ है। सो हमारी जो फर्स्ट इमेज है यहाँ पर दिखाई गई है एक शॉप, ये एक ट्रेडर की शॉप है जो कि वहाँ का लोकल ट्रेडर है। अब पढ़ते हैं, दिस इज अ मर्चेंट शॉप इन द बाजार। ओवर द ईयर्स दीज ट्रेडर्स हैव डेवलप्ड एक्सटेंसिव contact with the garment firms around the country from whom they get orders. These traders purchase the yarn from others. So ये जो शॉप मैंने अभी आपको दिखाई, आपकी जो बुक में दी गई है, ये एक व्यापारी की शॉप है और बाजार के अंदर, और ये बहुत सालों से है, ये पुराना इस काम में काफी माहिर हो चुका है, पुराना हो चुका है, तो इसने बहुत सारे लिंक्स जो है अपने बना लिए हैं, जो बड़े इंडस्ट्रीज होती हैं उनके साथ अपने लिंक्स इसने बना लिए हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड पिक्चर्स की, जहाँ पर मशीनों की फोटो दी गई है, पावर लूम्स जिनको बोलते हैं, जहाँ पे कपड़ा बनाया जाता है। द वीवर्स लिव इन द विलेज अराउंड एंड टेक द यार्न सप्लाइड बाय दीज ट्रेडर्स to their homes, where the looms are located in sheds adjacent to their house. This photograph shown a power loom in one such home. The weavers and their families spend long hours working on these looms. Most weaving units have about 2 to 8 power looms on which the yarn is woven in the clothes. A variety of saris, towels, shirting, ladies dress material and bedsheets are produced in these looms. सो ये जो मैंने अभी फोटो दिखाई ये पावर लूम्स की है, जिसके ऊपर कपड़े की बुनाई की जाती है, और ये घरों के साइड में ही छत डाल दी जाती है एक तरीके की टीन की,
और उसके अंदर इनको रखा जाता है। और एक छोटी सी यूनिट में ही 2 से 8 तक पावर लूम हो सकते हैं, मतलब 2 से लेकर 8 तक बीच में कितने भी पावर लूम्स ये रख सकते हैं, जैसी जिस बुनकर की जैसी कैपेसिटी होती है उस हिसाब से। और इस पे लेडीज के सूट, टोवल्स, बेडशीट, इस तरीके के सामान इन पावर लूम्स पर बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड इमेज की, जहां पर कुछ लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं और वो लग रहा है कहीं जाने की तैयारी में है। सो इस फोटो को देखते हैं। दे देन ब्रिंग बैक द फिनिशिंग क्लॉथ टू द ट्रेडर। हियर दे कैन बी सीन गेटिंग रेडी टू गो टू द मर्चेंट इन द टाउन। The trader keeps an account on the yarn given and pay them money for the weaving this into the cloth. So यहाँ पर ये जो बैठे हुए हैं पर्सन, ये अब क्या करेंगे, अब ये जो क्लोथ्स बन चुका है पावर लूम के अंदर, इस क्लोथ्स को ये ट्रेडर के पास लेकर आएंगे, जो फाइन क्लोथ्स बन के आ गया है। तो ये इस तरीके से सर्कल घूमता है कि यहाँ से यहाँ गया सामान, यहाँ से तैयार होकर फिर से वापस इनके पास सेल के लिए आ गया वापस। और यहाँ पर जो ट्रेडर है वो ध्यान रखता है कि उसने कितना यार्न इनको दिया था बुनाई के लिए और उससे कितना सामान बन गया है, इन सब चीजों का ध्यान वो अभी रख। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पुटिंग आउट सिस्टम, वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लॉथ एट होम। द मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूट वर्क अमंग द वीवर्स बेस्ड ऑन द ऑर्डर ही हैज रिसीव्ड फॉर क्लोथ्स। यहाँ पर ट्रेडर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है यार्न को वीवर्स के बिटवीन। अब उसे जिस बुनकर से जितना सामान बनवाना है उसको उस हिसाब से वो यार्न जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। द वीवर गेट द यार्न फ्रॉम द मर्चेंट एंड सप्लाई हिम द क्लॉथ। और वीवर्स जो है थ्रेड को ले लेते हैं, उससे क्लॉथ बना के वापस ट्रेडर को क्लॉथ दे देते हैं। फॉर द वीवर्स दिस अरेंजमेंट सीमिंगली हैज 2 एडवांटेजेस। अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वीवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन्हें 2 फायदे हैं यहाँ पर हैं। नंबर 1, उन्हें सोचना नहीं पड़ता कि उन्हें कितना यार्न खरीदना है, क्योंकि यार्न उन्हें ट्रेडर देता है। दूसरी बात, दूसरा जो बेनिफिट है वो है कि सामान को बनने के बाद, दैट मीन जब क्लॉथ रेडी हो जाता है तो उन्हें मार्केट नहीं ढूंढनी, क्योंकि उन्हें वापस जाके ट्रेडर को बेचना है। अब मार्केट जो है वो ट्रेडर का आगे फर्दर काम है। सो यहाँ पर ये 2 एडवांटेजेस जो है वो इस सिस्टम के हमें देखने को मिल रही हैं। ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग द फिनिश्ड क्लॉथ इज टेकन केयर ऑफ वीवर्स known from the outside what cloth they should make and how much of it to be woven। इसके साथ ट्रेडर जो है वही देखता है कि भाई उसने किस वीवर को कितना यार्न दिया था और उसने कितना उसको सामान बना के दिया है, इन सब की देख रेख जो है वो ट्रेडर करता है। However, this dependence on the merchant both for the raw material and market means that the merchant have a lot of power। अब यहाँ पे 2 एडवांटेजेस तो हमने देख ली, इसके साथ साथ हमें यहाँ पर एक और बात समझ में आती है, वो ये कि यहाँ पर जो मर्चेंट है, ट्रेडर जो है, उसकी पावर ज़्यादा है, क्योंकि मेन जो है कंट्रोल करने की चीज़ है वो उसी के पास है। उसी को पता है कि उसने किसको कितना सामान दिया और आगे जाके वो मार्केट में उसी ने बेचना है, तो इससे उसकी पावर यहाँ पे हमें ज़्यादा दिखाई दे रही है। दे गिव ऑर्डर फॉर वट They give order for what is to be made and they pay a very low price for making the clothes। अब वही जो ट्रेडर्स है वही डिसाइड करते हैं कि किस बुनकर से उसने कितना सामान बनवाना है, और इसके साथ साथ वो जब वो कपड़ा बन के उसके पास आता है तो उसका वो बहुत कम प्राइस जो है वीवर्स को देता है। द वीवर्स हैव नो वे ऑफ नोइंग हु दे आर मेकिंग द क्लॉथ फॉर और एट वट प्राइस इट विल बी सोल्ड। बट यहाँ वीवर जो है उसे कभी नहीं पता चल पाता कि उसने जो कपड़ा बनाया है वो किसके लिए बनाया है और वो कहाँ पर सेल के लिए कहाँ पर जाएगा और उसका क्या प्राइस होगा, इसके बारे में कभी भी बुनकर को पता नहीं चल पाता है। एट द क्लॉथ मार्केट द मर्चेंट सेल द क्लॉथ ऑफ द गारमेंट फैक्ट्रीज। इन दिस वे द मार्केट वर्क्स मोर इन फेवर ऑफ द मर्चेंट्स। अब मर्चेंट क्या करता है, उस सामान को लेकर जाता है, उस तैयार कपड़े को लेके जाता है और इंडस्ट्रीज को, मैन्युफैक्चरर्स को उसको बेच देता है, जहां पर उसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। इसलिए मार्केट जो है ज़्यादा फेवरेबल है, बेनिफिट करती है ज़्यादा मर्चेंट का। वीवर्स इन्वेस्ट ऑल देयर सेविंग्स और बोरोइंग मनी एट हाई इंटरेस्ट रेट टू बाय लूम्स। लूम का मतलब होता है मशीन। हैंडलूम जो है, हैंडलूम जिससे बेडशीट वगैरह बनती हैं, ये मशीन जो है इनको लूम्स कहा जाता है। ईच लूम कॉस्ट ₹20,000, सो अ स्मॉल वीवर विद 2 लूम्स हैज टू इन्वेस्ट 40,000। अब देखिए यहाँ पर वीवर जो है वो अपनी सारी सेविंग लूम्स को खरीदने के लिए लगा देता है। एक लूम का प्राइस है 20,000 और एटलीस्ट
कम से कम जो है वो 2 लूम से स्टार्ट करता है। कोई भी स्मॉल वीवर जो होता है वो 2 लूम्स लेता है, तो दैट मीन्स वो 40,000 इन्वेस्ट करता है, जिसे वो इंटरेस्ट रेट पे खरीदता होगा, क्योंकि उतने पैसे उसके पास नहीं होते, तो वो उनका इंटरेस्ट भी देता है। द वर्कर ऑन दीज लूम्स कैन नॉट बी डन अलोन। द वीवर्स एंड अनदर अडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली वर्क अप टू 12 आवर्स अ डे टू प्रोड्यूस क्लोथ्स। फॉर ऑल दिस वर्क दे अर्न अबाउट 3500 रुपीज पर मंथ। और इसके साथ साथ लूम्स पे जो काम है वो एक पर्सन नहीं कर सकता, तो फैमिली के सारे जो अडल्ट मेंबर्स होते हैं वो उस काम में लगते हैं और करीबन वो 12 आवर्स पर डे काम करते हैं, जिसके बाद उन्हें मंथ में सिर्फ 3500 रुपीज़ ही मिल पाते हैं। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, वर्किंग आवर्स ज़्यादा हैं, बट बेनिफिट उनको बहुत ही कम है। द अरेंजमेंट बिटवीन द मर्चेंट एंड द वीवर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ पुटिंग आउट सिस्टम। सो ये जो सिस्टम हुआ, ये क्या हुआ? पुटिंग आउट सिस्टम, जिसमें अरेंजमेंट क्या है बिटवीन मर्चेंट एंड द वीवर्स। ट्रेडर है और वीवर है, बुनकर है। सो ट्रेडर क्या है? बीच का काम करता है, एक लिंक का काम करता है, फार्मर से या वीवर से वो काम अपना काम करवा लेता है और उसके बाद उस तैयार माल को वो आगे की बड़ी फैक्ट्रीज में बेचता है। तो यहाँ पे ये लिंक का काम करता है, और ये कैसे करता है कि वेयर द मर्चेंट सप्लाई द रॉ मटेरियल एंड रिसीव द फिनिश्ड प्रोडक्ट। पहले जो मर्चेंट है वो बुनकर को यान दे देता है और फिर उसे तैयार माल को पिक कर लेता है। सो ये क्या हुआ? पुटिंग आउट सिस्टम। इट इज प्रिवेलेंट इन वीविंग इंडस्ट्री इन मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया। और भारत के लगभग, अगर हम कपड़ा मार्केट की बात करें तो यही सिस्टम चलता है। अब हम बात करते हैं कि अगर इस सिस्टम से बचना है तो क्या गवर्नमेंट हमारी कोई हेल्प करती है? आप देखते हैं वीवर्स कोऑपरेटिव। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट जो है हमारी मदद करने की कोशिश कर रही है। जो वीवर्स हैं, बुनकर हैं, उनकी कंडीशन को अच्छा करने की कोशिश कर रही है, और इसमें उसने बनाई है वीवर्स कोऑपरेटिव्स। वी हैव सीन दैट द वीवर्स आर पेड वेरी लिटिल बाय द मर्चेंट्स अंडर द पुटिंग आउट सिस्टम। सो अंडर पुटिंग आउट सिस्टम हमने देख लिया है कि मर्चेंट जो है वो वीवर्स को बहुत कम पैसा देते हैं, जबकि उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। Weavers cooperatives are one way to reduce the dependence on the merchant and to earn a higher income for the weavers. So weavers cooperative जो है वो एक ऐसा रास्ता है जिसके तहत, जिसके अंडर काम करके weavers ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, और इसमें traders की जो importance है वो थोड़ी कम हो जाएगी। In a cooperative, people with common interest come together and work for their mutual benefits. In a weavers cooperative, the weavers form a group and take up certain activities collectively. यहाँ पर जो बुनकर्स हैं वो आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं और वो एक जैसा काम करते हैं। अब यहाँ पे वो जब इकट्ठे हो जाते हैं और ग्रुप में काम करते हैं तो वो क्या कहते हैं, ऑर्डर्स ले लेते हैं और उस पर काम करते हैं, अपने म्यूचुअल बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर काम करते हैं, और फिर खुद ही इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चर जो होते हैं उनको खुद ही सेल आउट कर देते हैं। तो इसमें जो ट्रेडर था बीच में, उसका रोल कम हो जाता है। इससे कंपनी वाले ज़्यादा पैसा उनको देते हैं और वो आपस में उस पैसे को फिर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इससे उनकी जो पहले कमाई होती थी उससे ज़्यादा कमाई उनकी होती है। दे प्रोक्यूर यार्न फ्रॉम द यार्न डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द वीवर्स। यहाँ पे वो क्या करते हैं, जो यार्न डीलर होता है, यार्न का मतलब थ्रेड, जो थ्रेड डीलर होता है उससे थ्रेड को परचेज कर लिया जाता है। एंड द कोऑपरेटिव ऑल्सो डज द मार्केटिंग। और जो कोऑपरेटिव है, जो संस्था बनी है वो वीवर्स की, वही खुद ही जाके मार्केट भी करती है, मार्केट में भी वो खुद ही बेचते हैं। सो द रोल ऑफ मर्चेंट इज रिड्यूस्ड एंड वीवर गेट अ फेयर प्राइस फॉर द क्लोथ। At time, the government helps the cooperative by buying clothes from them at a reasonable price. For instance, the Tamil Nadu government runs a free school uniform program in the state. The government procures the cloth for this program from the powerloom weavers cooperatives, and similarly, the government buy cloth from the handloom weavers cooperatives and sell it through stores known as co-optex. अब गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी कुछ स्कीम चलाती है, जैसे कि उसने तमिलनाडु में चलाई हुई है,
जहाँ पर वो फ्री स्कूल यूनिफॉर्म देते हैं और इसके लिए वो पावर लूम से कपड़ा परचेज कर लेते हैं। सो इससे उन बुनकर का भी फायदा हो जाता है और गवर्नमेंट की स्कीम रन हो जाती है। इसी के साथ साथ वैसे ही गवर्नमेंट हैंडलूम जो कोऑपरेटिव्स हैं उनसे कपड़ा खरीद लेते हैं और कोऑप्टेक्स नाम के स्टोर्स पे उस कपड़े को बेच देते हैं। इससे बुनकर का भी बेनिफिट हो जाता है और सरकार की भी प्रेज हो जाती है, गवर्नमेंट की भी प्रेज होती है। सो इस तरीके से बुनकर का बेनिफिट करने की कोशिश गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। सो प्यारे बच्चों, आज की कहानी जो है शर्ट की हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी की स्टोरी हम कल की क्लास में करेंगे। तब तक आप इसकी रीडिंग अच्छे से करना और देखना कि कैसे हम भी सामान जो मार्केट से खरीद के लाते हैं उसके बारे में इमेजिन करना कि वो कहाँ पर बनता है और उसके बाद कैसे कैसे वो पास ऑन होकर आप तक पहुँचता है। सो प्यारे बच्चे, पढ़ते रहिए, अच्छे से अपना राइटिंग का वर्क करते रहिए। थैंक यू।